वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि यूपीबीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नर्सेज यूज़ नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्सेज कौन सी नर्सिंग प्रोसेस यूज़ करती हैं अपने मेथड्स में। ऑप्शन ए, कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स एंड फैमिली। ऑप्शन ए है कि पेशेंट और फैमिली से कम्युनिकेट करना। ऑप्शन बी, मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ नर्सेस की पब्लिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ऑप्शन सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिलीवरिंग पेशेंट केयर। और ऑप्शन डी है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग। तो ऑप्शन सी में दिया है कि नर्सेस किस तरह पेशेंट के सेंटर्ड केयर को प्लान करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। ऑप्शन डी में दिया है कि इसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्सेज जो है कौन से प्रोसेस यूज़ करती हैं। तो अगर हम देखें तो एक सिस्टमिक गाइडलाइंस होती हैं, वो उसके अंदर आता है सिस्टमिक गाइड टू क्लाइंट सेंटर्ड केयर। उसके अंदर आता है कि नर्सेज जो है वो किस तरह क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करती हैं। तो अभी उस हिसाब से देखा जाए तो नर्सेज प्लान करेंगी, फिर उसके ऑर्गेनाइज करेंगी, फिर पेशेंट को डिलीवर करेंगी केयर, और जो भी हेल्थ सेंटर्ड केयर होगी। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, द यूजफुलनेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इन अ कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होती है? स्क्रीनिंग टेस्ट हम एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि हम रिकग्नाइज करने के लिए करते हैं। कोई भी डिसऑर्डर हो या सिम्टम हो उसको देखने के लिए करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अब इसमें पूछ रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट किस पर डिपेंड करती है। पहला है ऑप्शन ए, रिलायबिलिटी। ऑप्शन बी, सेंसिटिविटी। ऑप्शन सी, स्पेसिफिसिटी। एंड ऑप्शन डी इज़ क्रेडिबिलिटी। तो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट तो मैंने बताया कि ये क्या होता है। ये हम एक कंडीशन को रिकग्नाइज करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करके कि कोई डिसऑर्डर या सिम्टम हो उसको डिटेक्ट करता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो रिलायबिलिटी, ये एक मतलब ये चारों ही स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं, पर डिपेंड किस पे करता है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन ए में रिलायबिलिटी है, ये तो टेस्ट स्कोर के लिए होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी टेस्ट स्कोर आता है उसके लिए होता है। और सेंसिटिविटी बेसिकली एक सेंसिटिविटी रिफ़र करता है एबिलिटी को। जैसे कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी डिटेक्ट हो रहा है डिसऑर्डर्स, वो सेंसिटिव है उस चीज़ के लिए, किसी भी डिसऑर्डर के लिए वो सेंसिटिव होता है, तभी वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो सेंसिटिविटी। और सी जो है स्पेसिफिसिटी जो है वो उसका परसेंटेज निकालता है कि पर्पस फॉर विच टेस्ट इज़ यूज्ड, और इट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन विदाउट डिजीज़ हु करेक्टली एक्सेल्ड बाय टेस्ट। तो कितने पर्सन जो है इस डिजीज़ के बिना है। तो स्पेसिफिसिटी मतलब कितने लोग हैं बिना इस डिजीज़ के, और कितने लोग हैं जो इस डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर की सिम्टम्स को कैरी करते हैं। और ऑप्शन डी है क्रेडिबिलिटी मतलब होता है क्लैरिफाई, अकरेंस, एक्यूरेसी। क्या एक्यूरेसी है इस स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो अब डिपेंडेंसी देखना है तो ये सब रिलायबिलिटी, टेस्ट स्कोर, स्पेसिफिसिटी और क्रेडिबिलिटी, क्लैरिफाई, ये सब तो क्लैरिफाई करता है, टेस्ट स्कोर करता है। बट जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी मेन ऐसा है जिस पे स्क्रीनिंग टेस्ट जो है डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो भी केसेस हैं वो डिटेक्ट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं इसके स्क्रीनिंग टेस्ट के। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है बी, सेंसिटिविटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक यूज इन फर्स्ट एड। अब हम सबको पता है कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड वो होता है जिसमें हम सारे यूज़फुल हेल्थ केयर, मेडिसिन्स, बैंडेज और ये सब हम उसमें एक जगह रखते हैं। फर्स्ट एड कभी भी इमीडिएट किसी भी चोट लग जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो फर्स्ट एड्स में ही हम देते हैं। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कौन कौन से टेक्निक यूज़ होते हैं। अभी ऑप्शन ए है ड्रेसिंग, ऑप्शन बी है बैंडेज, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट टेक्निक और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो अभी फर्स्ट एड में मैंने बताया कि इसमें सारे यूज़फुल हेल्थ सेंटर्ड चीज़ें होती हैं, हेल्थ केयर चीज़ें होती हैं, जैसे बैंडेज हो गया, ड्रेसिंग के लिए बैंडेज हो गया,
मेडिसिन्स हो गई, कोई भी ऑइंटमेंट्स हो गया, वो सारे फर्स्ट एड में होते हैं। एंटीसेप्टिक्स हो गए। तो अभी ऑप्शन ए देखेंगे ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग भी होता है, बैंडेज भी होता है और ट्रांसपोर्ट टेक्निक भी होती है। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। सैनिटाइजेशन इज डैश मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ केयर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ हैजार्ड ऑफ वेस्ट। तो सैनिटाइजेशन हमें पता है, सैनिटाइजेशन मतलब होता है एंटी बैक्टीरियल। सैनिटाइज हम करते हैं अपने हाथ को या फिर कहीं भी सैनिटाइज हम करते हैं एंटी बैक्टीरियल्स के लिए, एंटी माइक्रोबियल्स के लिए। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सैनिटाइजेशन इज डैश मीन्स ऑफ प्रमोटिंग। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है कि हेल्थ प्रमोट करना है और प्रिवेंशन मतलब बचा के रखना ह्यूमन कांटेक्ट को। जैसे कोई भी कांटेक्ट होता है किसी भी वेस्ट से या फिर किसी भी मटेरियल से, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस फैल सकते हैं। तो सैनिटाइजेशन हम उसलिए करते हैं। तो अभी इसमें पूछ रहा है कि सैनिटाइजेशन हम मेनली क्यों करते हैं। ऑब्वियस सबको पता है कि ऑप्शन ए क्या है? हाइजीन, बी प्रॉपर, सी बेटर, डी परफेक्ट। आप तो ऑप्शन देख के ही जान सकते हैं कि इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए है, हाइजीन, क्योंकि हम सैनिटाइजेशन एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए करते हैं, बैक्टीरिया वायरस उसको किल करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए, हाइजीन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या लिखा है। अ पेशेंट हैज़ जस्ट रिसीव 30 mg ऑफ कोडीन बाय माउथ फॉर पेन। 5 minutes later he vomits what should the nurse do first। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पेशेंट को 30 mg की कोडीन दी गई है। कोडीन एक मेडिसिन है जो कि पेन रिलीफ के लिए दी जाती है, एक ड्रग है। 30 mg की कोडीन दी गई है मुंह से पेन के लिए। तो 5 मिनट बाद उसके वो वोमिट करने लग जाता है, वोमिटिंग उसको आती है, मतलब सारा चीज़ उसका बाहर आने लग जाए, उल्टियाँ करने लग जाता है। तो अब इसमें नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कॉल द फिजिशियन। मतलब क्या नर्स को फिजिशियन को कॉल करना चाहिए, मतलब वो जो डॉक्टर होते हैं जो जिसके अंडर पेशेंट है। ऑप्शन बी, रीमेडिकेट द पेशेंट, क्या पेशेंट को वापस से दवाइयाँ देनी चाहिए। ऑप्शन सी, ऑब्जर्व एमिसिस। एमिसिस मतलब होता है वोमिटिंग, मतलब अनईजी फील होना। और ऑप्शन डी है, एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट शी कैन डू नथिंग टू हेल्प हिम। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो पेशेंट को अगर कोई भी दवाई खा के, कोडीन खा के अगर 5 मिनट बाद उल्टी आ रही है तो नर्स को क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ऑप्शन ए से देखेंगे, कॉल द फिजिशियन। वो डॉक्टर को या फिजिशियन को कॉल जब तक वो करेगी तब तक पेशेंट की और तबीयत ख़राब हो सकती है। उसको पहले क्या करना चाहिए? अभी उल्टियाँ की रही है तो रीमेडिकेट नहीं कर सकते, वापस से उसको मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन सी देखें, ऑब्जर्व एमिसिस। और डी है, एक्सप्लेन। तो अब डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको बताना कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नर्सिस का तो काम ही होता है ना हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करना। तो वो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 33 को तो करेक्ट ऑप्शन जो है, हम अभी 5th क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 5th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑब्जर्व द एमिसिस। क्योंकि नर्स उस टाइम पे सिर्फ ऑब्जर्व ही कर सकती है पेशेंट को, रीमेडिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन 6। व्हेन एग्जामिंग अ पेशेंट विथ एब्डोमिनल पेन द नर्स इन चार्ज शुड असेस। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन में पेन है, पेट के थोड़ा नीचे, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए। तो हमारे जो एब्डोमेन है उसमें क्वाड्रेंट होते हैं, 1st 3rd 4th 5th ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसमें पेशेंट का क्या करना चाहिए एब्डोमिनल पेन में नर्सेस को। तो पहले तो ये जानेंगे कि एब्डोमिनल पेन होता क्या है। मतलब जो भी एब्डोमेन में पेन हो रहा है वही होता है ना पेन, एब्डोमिनल पेन। तो अभी नर्सेस कैसे उसको पता करेंगी कि एग्जामिन कैसे करेंगी पेन हो कहाँ रहा है, क्योंकि एब्डोमेन तो कहीं, एब्डोमेन है तो उसमें पेन कहीं भी हो सकता है, किसी भी कोने में। तो उसके लिए वो पहले इंस्पेक्ट करेंगी,
पैल्पेट करेंगी, मतलब पहले उनको देखेंगी कहाँ पे हो रहा है, फिर उसके बाद टच करेंगी, पैल्पेट करेंगी कि कहाँ पे उनको फील हो रहा है। ये सब उनके जनरल एग्जामिनेशन में आते हैं नर्सिंग के। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन ए एनी क्वाड्रेंट फर्स्ट, बी मतलब कहीं भी। मैंने बताया जैसे कि एब्डोमेन में बहुत सारे क्वाड्रेंट होते हैं, तो ऑप्शन ए में एनी क्वाड्रेंट फर्स्ट, कहीं भी किसी भी क्वाड्रेंट में देख सकती है। ऑप्शन बी सिम्पोटोमेटिक क्वाड्रेंट फर्स्ट, मतलब एक सिम्पोटोमेटिक क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे पहले देखेंगी। या ऑप्शन सी द सिम्प्टोमेटिक क्वाड्रेंट लास्ट, एंड ऑप्शन डी है सिम्प्टोमेटिक क्वाड्रेंट, या तो फिर मतलब सिम्प्टोमेटिक क्वाड्रेंट में देखेंगे या तो सेकंड में या तो थर्ड में। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी द सिम्प्टोमेटिक क्वाड्रेंट लास्ट। अब क्यों मैं कह रही हूँ सिम्प्टोमेटिक क्वाड्रेंट लास्ट, क्योंकि अब एब्डोमिनल पेन ही लास्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बोलते हैं ना कि जहाँ पे पेन हो रहा है वो पेशेंट को पहले से ही पता होता है। अब वो क्वाड्रेंट हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में, एक एरिया होती है सिम्प्टोमेटिक, समझ लीजिए एक एरिया है जहाँ पे मसल थोड़ी टाइट हो गई, तो उस हिसाब देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में देखेंगे कि लास्ट में देखेंगे कि फर्स्ट में देखेंगे या फिर दोनों में ही देखेंगे। तो उस हिसाब से हम देखेंगे ऑप्शन सिम्प्टोमेटिक क्वाड्रेंट होता है लास्ट, उसको चेक करेंगे। एब्डोमिनल पेन जो होता है उसके लिए असेसमेंट ही सिम्प्टोमेटिक क्वाड्रेंट लास्ट से ही स्टार्ट कर। लेट्स फर्दर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग अ शॉट ऑफ विटामिन के to a 30-old day infant. Which of the following target areas is the most appropriate? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्स ने विटामिन के इंजेक्शन दे दिए 30 दिन के बच्चे को, तो अब वो कौन से एरिया पे टारगेट करेगी देने के लिए। ऑप्शन ए है ग्लूटेस मैक्सिमस, ये सब जो है ऑप्शन ए बी सी डी ये सब मसल्स हैं। तो ऑप्शन ए ग्लूटेस मैक्सिमस जो है हमारी बैक मसल होती है, नीचे एब्डोमेन के नीचे वाली जहाँ से पैर स्टार्ट होता है उसको वो बैक मसल होती है। ग्लूटेस मैक्सिमस वहीं की मसल होती है, बैक मसल होती है। और वास्टस लेटरालिस मतलब ऑप्शन सी जो होती है जो है वो भी एक मसल है जो कि फ्रंट लेग का है, जो थाइज होती है ना, थाइज की मसल्स हैं ये। वास्टस लेटरालिस मतलब ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी इज वास्टस मीडियालिस। तो अब हमें पता नहीं है ना कि किस जगह इंजेक्शन देते हैं, नर्सिस कौन सी जगह पे विटामिन के इंजेक्शन देती हैं, तो वो लेग मसल में ही देती हैं। अब हमें पता है कि लेग मसल में देती हैं क्योंकि मैंने बताया कि ऑप्शन ए ग्लूटेस मैक्सिमस एंड ऑप्शन बी ग्लूटेस मिनिमस ये पैर की मसल नहीं होती है, ये पैर के ऊपर की मसल होती है, मतलब जहाँ पे पेल्विक रीजन होता है वहाँ की मसल होती है ये ग्लूटेस मैक्सिमम और ग्लूटेस मिनिमस। तो मैंने बताया कि विटामिन के इंजेक्शन लेग मसल में देते, तो ऑप्शन ए और बी तो पहले ही गलत हो जाता है। अब ऑप्शन सी और डी देखेंगे, तो ऑप्शन सी और डी में जो दिया है वास्टस लेटरालिस वास्टस मीडियालिस ये लेग मसल्स होते हैं। तो लेटरालिस मतलब साइड की मसल और मीडियालिस मतलब इस दोनों साइड के मसल्स। तो अब कहाँ पे देंगे, तो वास्टस लेटरालिस पे हम देंगे। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट ऑप्शन सी है वास्टस लेटरालिस, हम उसमें इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट। अब ये तो देख के ही आप बता सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से इसमें ऑप्शंस हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्शन बी ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब रेडियो एक्टिव वाले, जो रेडियो एक्टिव वाले डॉक्टर होते हैं या फिर जो मेडिकल स्टाफ्स होते हैं वो होते हैं। ऑप्शन बी जो है ऑर्थोपेडिक्स मतलब वो जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। कार्डियोलॉजी मतलब जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट से कौन कौन से ऑप्शन रिलेटेड हैं, तो अभी मैंने बताया तीनों ही ऑप्शन हैं, तो फिर इसके हिसाब से क्वेश्चन 8 का करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। न्यूक्लियर मेडिसिन भी है, ऑर्थोपेडिक्स भी है और कार्डियोलॉजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A pregnant patient asks nurse if she take castor oil for her constipation. How should the nurse respond?
अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक प्रेग्नेंट कोई लेडी हैं जो नर्स से पूछते हैं क्या वो कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल वो हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, जब हमारा बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन में हम यूज़ करते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन ने पूछा कि नर्स से कि क्या वो कैस्टर ऑयल ले सकती है। तो अब इसमें नर्स का क्या रिस्पॉन्ड होगा। ऑप्शन ए, यस इट प्रोड्यूस नो एडवर्स इफेक्ट। ऑप्शन बी, नो इट कैन इनिशिएट प्री मेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी, नो इट कैन प्रमोट सोडियम रिटेंशन। एंड ऑप्शन डी जो है, नो इट कैन लीड टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ऑप्शन ए क्या दिया है। अब प्रेग्नेंट, क्योंकि कैस्टर ऑयल वैसे तो देखा जाए तो कैस्टर ऑयल उतना नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेग्नेंट वुमेन को देना है, प्रेग्नेंट पेशेंट को देना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में दिया है येस इट प्रोड्यूस नो एडवर्स इफेक्ट, मतलब नर्स का रिस्पॉन्ड ये होगा कि हाँ आप ले सकती हैं, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में ये है कि नहीं आप नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो है जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें लास्ट मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का। तो अब कैस्टर ऑयल की वजह से पहले ही प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा, पहले ही यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। ऑप्शन सी में है उसका रिस्पॉन्स नर्स का कि नो इट कैन प्रमोट सोडियम रिटेंशन। और ऑप्शन डी में है कि मतलब ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि वो सोडियम रिटेंशन, सोडियम का फ्लो बंद कर देगी, बंद हो जाएगा कैस्टर ऑयल से। और ऑप्शन डी में दिया है नो इट कैन लीड टू इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब कैस्टर ऑयल से फैट, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कैस्टर ऑयल से, तो इसीलिए नर्स मना करेगी। लेकिन हमें पता है कि प्रेग्नेंट पेशेंट है तो बाकी सारे इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे उसमें, उसके यूट्रस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नर्स क्या देखेगी, नर्स सिर्फ यूट्रस के इफेक्ट पे देखेगी ना। तो कैस्टर ऑयल से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है बी, नो इट कैन इनिशिएट प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब नर्स का रिस्पॉन्ड ये हुआ कि नहीं आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पहले ही, मतलब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तब नहीं हो के पहले ही हो जाता है। तो इस हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर एनिमल्स, दे आर नोन एज। अब इसमें पूछ रहा है कि जैसे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं, तो एनिमल के लिए कौन से डॉक्टर होते हैं स्पेशल डॉक्टर। तो ऑप्शन ए है सर्जन, हम सबको पता है कि सर्जन जो है वो सर्जरी करते हैं। ऑप्शन बी वेटनेरियन एंड वेटनेरियन। और ऑप्शन सी जो है पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिक क्या होता है, पीडियाट्रिक जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं, और डी फिजिशियन जो सब चीज़ देखते हैं। तो अब एनिमल डॉक्टर के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी होगा, वेनेटेरियन। जितने भी वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वेटनेरियन, वो सारे एनिमल स्पेशलिस्ट ही होते हैं, क्योंकि सर्जन पीडियाट्रिक एज फिजिशियन तो होंगे नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेटनेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ समवन इज हैविंग अ हार्ट अटैक दे वुड गो टू। अब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो किसके पास जाएगा। ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी फिजिशियन। तो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कैंसर के लिए फेमस होते हैं, मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। अब डी क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के लिए होते हैं। ऑप्शन सी डर्मा, मतलब वो स्किन के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डॉक्टर होते हैं, और फिजिशियन जो सारे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हार्ट अटैक पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हार्ट अटैक है तो हम तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे, वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो 11, क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न। आप अब इसमें पूछ रहा है कि आपका पहला, जो नर्सेज हैं उनका पहला एक्शन क्या आएगा जब किसी को वो जलता हुआ देखेंगी। ऑप्शन से देखते हैं, अगर किसी को आप जलता हुआ देखेंगे तो आप क्या करेंगे, और वो क्योंकि वो नर्स है तो वो क्या, ऑप्शन ए देखेंगे कि इंश्योर दैट कैजुअलिटी इज स्टिल ब्रीदिंग, मतलब वो देख के ये इंश्योर करेंगी, मतलब कंफर्म करेंगी कि क्या वो अभी भी जो स्किन है अभी भी ठीक है, स्टिल ब्रीदिंग। ऑप्शन बी वॉश
द बर्न विथ कोल्ड वाटर। ऑप्शन बी है कि क्या हम जले को कोल्ड वाटर से धो सकते हैं। ऑप्शन सी, चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। ऑप्शन सी, चेक हम चेक करेंगे कि अभी भी डेंजर ख़त्म हुआ कि नहीं, और मेक श्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है जिससे जला है इंसान कोई भी, वो अभी टूट चुका है, उसका कांटेक्ट टूटा है कि नहीं, डेंजर से निकल गया है कि नहीं इंसान। ऑप्शन डी है, चेक फॉर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, कितना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब खुद देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। वॉट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग इलेक्ट्रिकल बर्न। किसी भी इलेक्ट्रिकल बर्न, कोई भी जला इंसान हो, उसको हम पहले क्या करेंगे। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कि कैजुअलिटी स्टिल ब्रीदिंग है, या तो हम उसका कोल्ड, पहली बात तो किसी भी जले हुए इंसान को ठंडे पानी से नहीं धुलना चाहिए उस जगह को। तो उस हिसाब से देखें, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर द कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज कॉज ऑफ एंजाइना। पहली बात तो एंजाइना क्या होता है। एंजाइना मतलब ये होता है कि इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू द हार्ट मसल। एंजाइना में क्या होता है, एंजाइना एक प्रॉब्लम है जो हार्ट में होती है, जब बहुत कम ब्लड पहुंचने लग जाता है हार्ट मसल्स को, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी में पंप करना ब्लड, लेकिन अब हार्ट मसल में भी तो ब्लड चाहिए, तो हार्ट मसल में इनसफिशिएंट ब्लड हो जाता है, कम हो जाता है ब्लड, तो एंजाइना का मतलब समझ में आ गया। अब इसके ऑप्शंस में देखेंगे कि व्हाट इज कॉज ऑफ एंजाइना का कॉज क्या है, एंजाइना होता क्यों है। मैंने जो बताया, ऑप्शन ए इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू द लंग्स, मतलब कम खून जाता है लंग्स में। ऑप्शन बी, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू द ब्रेन, कम खून जाता है ब्रेन में। ऑप्शन सी, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल, हार्ट मसल में कम खून जाता है। और डी ऑप्शन है, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू द लेग मसल, पैरों में हमारे कम ब्लड जाता है। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि एंजाइना का कॉज क्या है, इनसफिशिएंट ब्लड है जो हार्ट मसल तक जाता है, मतलब कम खून जो है हार्ट मसल तक जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होने लगा। तो एंजाइना का मतलब यही होता है कि थोड़ा चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है और प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इसका 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल। जैसे मैंने बताया कि हार्ट मसल में ही कम खून जाता है, तो इस हिसाब से एंजाइना क्या है, इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन में क्या दिया है, डैश आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सनल हु प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू पेशेंट विथ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और कंडीशन। इसमें पूछ रहा है कि डैश आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सनल हु प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू पेशेंट विथ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। ऐसी कौन सी स्पेशलाइज और हेल्थ केयर है जो नर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं पेशेंट को जब वो बहुत बीमार हैं या फिर उनको कोई भी कंडीशन चल रही है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इज आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर नर्स। आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू, तो इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है ना कि कब हम सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज और ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को जब वो बीमार हो या कोई भी कंडीशन हो। तो ऑप्शन ए आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट एंड क्रिटिकल केयर नर्सेज में, या फिर बी में ऑप्शन बी स्टाफ नर्स प्रोवाइड करेंगी। कौन सी नर्स सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए आईसीयू की नर्स प्रोवाइड करेंगी, ऑप्शन बी स्टाफ नर्स, क्या स्टाफ नर्स प्रोवाइड करेंगी स्पेशल टाइप ऑफ हेल्थ केयर, या ऑप्शन सी है होम नर्स, क्या होम नर्स प्रोवाइड करेंगी, ऑप्शन डी पीडियाट्रिक नर्स। क्योंकि ऑप्शन डी देखा जाए पीडियाट्रिक मतलब होता है बच्चों वाली नर्स, ऑप्शन सी है होम जो घर आके, ऑप्शन बी स्टाफ नर्स, और ऑप्शन ए जो आईसीयू में नर्सेज होती है। तो क्योंकि अगर हमें कोई भी इलनेस है, कोई भी कंडीशन है, तो हम घर पे तो रहेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, और हम बच्चे हैं नहीं, तो पीडियाट्रिक नर्स तो यूज़ आएंगी नहीं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करेंगी। ऑप्शन डी पहले कट जाता है, ऑप्शन सी होम नर्स भी नहीं आएंगी,
ऑप्शन बी स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स इज़ फॉर कॉमन वार्ड। और ए, जब हमको बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, जब हम क्रिटिकल होते हैं, तो हमें आईसीयू की नर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के करेक्ट आंसर जो होंगे, करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर नर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। CHN इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस विच बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट। पहली बात तो CHN क्या होता है? CHN होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नर्सेस की एक कम्युनिटी होती है, तो CHN इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब ये है कि CHN इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब विच बेस्ट एक्सप्लेन्स, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अब CHN को क्या बेस्ट एक्सप्लेन करेगा। ऑप्शन ए देखेंगे, द सर्विस इज प्रोवाइडेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ पीपल। क्या सर्विस एक नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड होती है? जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो किस बेसिस पे, मतलब कैसे प्रैक्टिस प्रोवाइड करती हैं, कैसे हेल्थ केयर में उनको बेस्ट एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो क्या प्रोवाइड करती हैं और कैसे। तो ऑप्शन ए मैंने बता दिया कि नेचुरल इन्वायरमेंट में। ऑप्शन बी, नर्स हैज़ टू कंडक्ट कम्युनिटी डायग्नोस टू डिटरमाइन नर्सिंग नीड एंड प्रॉब्लम्स। अब या तो फिर वो पहले डायग्नोस करेंगी कि क्या ज़रूरत है और क्या प्रॉब्लम्स है, ऑप्शन बी में ये एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन सी में है, द सर्विस आर बेस्ड ऑन अवेलेबल सोर्स विद इन द कम्युनिटी, कि मतलब जितने भी सोर्सेज हैं हम बस उसी हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। और ऑप्शन डी है, प्रियोरिटी सेटिंग इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाई। जितनी भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, जितने भी हम जाने हैं कि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रियोरिटी वाइज सेटिंग किया जाए। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN का क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, द नर्स बेस्ट एक्सप्लेन, द नर्स हैज़ टू कंडक्ट कम्युनिटी डायग्नोस टू डिटरमाइन नर्स। अब क्योंकि कुछ भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने से पहले या फिर कुछ भी नर्सेस को अगर पेशेंट की देखभाल करनी है, उसके लिए पहले तो उसका डायग्नोस करना ज़रूरी है, पहले देखना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ सकती है उस प्रॉब्लम के लिए। तो बेस्ट एक्सप्लेन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बी होगा, द नर्स हैज़ टू कंडक्ट कम्युनिटी डायग्नोस टू डिटरमाइन नर्सिंग नीड एंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डज द टर्म सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर मीन? व्हाट डज द सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या है? ऑप्शन में देखते हैं, एक सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, वो एक मतलब ऐसा है, देखते हैं कि कोई भी जो जो हमारा सेलेक्टिव जितने भी लोग हैं उनको ये डिजीज़ है कि नहीं है। तो सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब यही होता है कि उसमें कितने लोग हैं जिनको डिजीज़ नहीं है, हेल्थ एज ए एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो उस हिसाब से हम देखेंगे ऑप्शन ए, केयर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी रादर इक्विटी। बी है, एन एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग इक्विटी एंड जस्टिस। मतलब ऑप्शन ए बोल रहा है कि हम उसके लिए जो भी कोई भी चीज़ें होंगी, कोई भी प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, उसके लिए हम एक इंडिविजुअल, एक अलग से टेक्नोलॉजी और अलग से उसकी देख रेख करेंगे। ऑप्शन बी में है कि हम पहले इक्विटी और जस्टिस, मतलब कितनी टेक्नोलॉजी में कितना इक्विटी लग रहा है, कितनी जस्टिस है, उसको हम पहले प्रमोट करेंगे कि ये चीज़ क्या है। ऑप्शन सी में है कि अ प्लान टू कन्फ्रंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलनेस। पहले तो हम ऑप्शन सी में हम जो भी बीमार है उसको कन्फ्रंट करेंगे। ऑप्शन डी में है केयर फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ डिजीज़। फिर हम उसी हिसाब से केयर करेंगे जिस हिसाब से उसका डिजीज़ है, जितना हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब ही होता है कि डिजीज़ के बिना या फिर उसके साथ हम कितना हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सेलेक्टिव। तो उस हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, केयर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी रेदर देन इक्विटी। हम इक्विटी को छोड़ के हम टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे कि किस टेक्नोलॉजी से वो चीज़ ठीक हो सकती है और वो चीज़ आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर चेन ऑफ सर्वाइवल? अब क्योंकि इसमें ही पूछ रहा है कि एक
सर्वाइवल के लिए अगर कोई आपके सामने या फिर नर्स के सामने कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में है तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा, हम उसका क्या करेक्ट सीक्वेंस बना सकते हैं। मतलब एक सर्वाइवल के लिए पहले ज़रूरी होता है रिकॉग्नाइज करना कि इसको हुआ क्या है। अगर किसी को हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है या फिर उसकी सर्वाइवल के लिए हमें करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम उसका रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम देखें, मतलब पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन ए 9/11/11/2 CPR, डिफिब्रिलेशन एंड एडवांस केयर। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए डिफिब्रिलेशन और ये सब टेक्निक्स में आता है, क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं। एडवांस केयर CPR टेक्निक होता है जब किसी का हार्ट बंद हो जाता है तो उसको हार्ट पंपिंग करते हैं। ऑप्शन बी है CPR देंगे या फिर डिफिब्रिलेशन होगा या फिर उसके बाद एडवांस केयर होगा। ऑप्शन डी पहले डिफिब्रिलेशन होगा, CPR करेंगे, फिर एडवांस केयर करेंगे, या फिर ऑप्शन डी डिफिब्रिलेशन करेंगे या CPR करेंगे या फिर एडवांस केयर देंगे। तो अब क्योंकि अगर हमारे सामने किसी की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा किसी भी नर्स के सामने, तो वो पहले क्या परफॉर्म करेगी, क्या पहले वो डिफिब्रिलेशन देगी या फिर वो CPR देगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, पहले अर्ली CPR देना पड़ता है, फिर उसके बाद रैपिड डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन मतलब होता है कि हार्ट को पहले हम कैसे जो फिब्रोसिस होता है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पहले तो अगर हार्ट बंद हो जा रहा है तो हम CPR टेक्निक देंगे उसको। एक जो सीक्वेंस चेन होता है इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, क्योंकि हम पहले उसको CPR देंगे, CPR फॉर हार्ट पंपिंग, फिर डिफिब्रिलाइजेशन देंगे, उसके बाद फर्दर एडवांस केयर देंगे। 17 का करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या दिया है। बेरल चेस्ट इज सीन इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में बेरल चेस्ट दिखता है। तो बेरल चेस्ट मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि लंग्स जो होती है ना, द लंग्स फिल विथ एयर एंड अनेबल टू फुली ब्रीद आउट। तो बेरल चेस्ट मतलब होता है कि लंग्स में बहुत सारी चीज़ें फ्लूइड भर जाती है, लंग्स जो है एयर से भर जाता है जिसकी वजह से हम सांस ही नहीं ले पाते। लंग्स फिल हो जाता है एयर से और भी फ्लूइड से, जिसकी वजह से हम सांस आसानी से सांस नहीं ले सकते हैं, सांस ना ले सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। तो अब ये किस कंडीशन में होता है, क्योंकि ऑप्शन ए है निमोनिया। निमोनिया एक डिज़ीज़ कह सकते हैं, डिज़ीज़ है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो डैमेज हो जाती है, या फिर हम सांस नहीं ले पाते, हमारा जो अंदर का लंग्स का जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। बी रिकेट्स, रिकेट्स बिल्कुल नहीं हो सकता। सी एम्फाइसीमा एंड डी किडनी इन्फेक्शन, क्योंकि ऑप्शन बी और डी पहले ही इनकरेक्ट है, क्योंकि रिकेट्स लंग्स में नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया है बेरल चेस्ट लंग्स में ही होता है। अब किडनी का इन्फेक्शन है तो डी भी पहले ही इनकरेक्ट हो जाता है, बचता है ए और सी। तो निमोनिया लंग डिजीज़ है, पर निमोनिया में अलग कंडीशन होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और क्योंकि मैंने बेरल चेस्ट में बताया लंग्स भर जाता है हवा से, जिसकी वजह से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो होता है एम्फाइसीमा में। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी, 18 का करेक्ट ऑप्शन सी है एम्फाइसीमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर यूटीआई। यूटीआई क्या होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अब इसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ऑप्शन ए टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन ये हमारे आँखों के लिए इन्फेक्शन के लिए होता है, मेनली आई ड्रॉप्स के लिए होता है। ऑप्शन बी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन निमोनिया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए देते हैं। ऑप्शन सी EES इरिथ्रोमाइसिन, इथाइल सक्साइनेट, ये एंटीबायोटिक है जो कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए देते हैं, जब बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में उसको कम करने के लिए देते हैं। और ऑप्शन डी है ट्राइमिथोप्रिन सल्फामेथो ऑक्साइडेजेल बैक्टीरियम। ऑप्शन डी क्या है, ट्राइमिथोप्रिम
सल्फामिथोऑक्साजोल बैक्टीरियम। तो जो एंटीबायोटिक है ये सारे हमारे एंटीबायोटिक ही हैं, लेकिन हमारे यूटीआई में कौन सी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो भी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, तो मैंने बताया ऑप्शन ए वो टोब्रामेसिन क्या होता है, ये आई ड्रॉप्स में यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन बी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन निमोनिया वगैरह में यूज़ होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। ऑप्शन सी EES इरेथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट, ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी ट्राइमिथोप्रिम या फिर सल्फामिथोऑक्जेल, ट्राइमिथोप्रिम या फिर सल्फामिथोऑक्जेल, ये जो एंटीबायोटिक है यही मेनली यूज़ होता है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज इंट्रोड्यूस एज अ पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिप्लोमा गाइडलाइंस। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्सिंग डिप्लोमा गाइडलाइन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, जो नर्सिंग डिप्लोमा है पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिप्लोमा का गाइडलाइन क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑप्शन ए मतलब जब भी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं उसमें केयर करना। ऑप्शन बी इमरजेंसी नर्सिंग, जो इमरजेंसी में नर्सिंग होती हैं। ऑप्शन सी न्यू नेटल, जो बच्चों जब न्यू नेटल मतलब होता है जो अभी नवजात शिशु पैदा होते हैं, नवजात शिशु, तो उनकी नर्सिंग के लिए नर्सेस, ये गाइडलाइन है। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि नर्सिंग डिप्लोमा गाइडलाइन में क्या आता है, जितनी भी टाइप की नर्सिंग होती है सारी आती हैं, चाहे वो क्रिटिकल केयर हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे न्यू नेटल हो। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे क्रिटिकल हो, इमरजेंसी हो, न्यू नेटल नर्सिंग, सारे नर्सिंग आते हैं एक नर्सिंग डिप्लोमा गाइडलाइंस में। क्वेश्चन नंबर 21, द यूज ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस एप्लीकेशन एप्स, wearable devices, remote sensing and use of social media such as Facebook, Twitter and Instagram to health related purpose describe। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाँ पूछ रहा है कि हम मोबाइल का या फिर किसी भी वायरलेस एप्लीकेशन का, जैसे कोई भी एसएमएस के लिए या फिर कोई रिमोट सेंसेशन, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ रिलेटेड कोई भी पर्पस हो। जैसे आजकल तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज़ होने लग गए हैं मोबाइल के थ्रू या वायरलेस, तो वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं एक हेल्थ पर्पस, उसको हम क्या कहते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर हम फ़ोन या फिर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं एक हेल्थ रिलेटेड पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑप्शन ए ई हेल्थ। ई हेल्थ एक डिजिटल प्रोग्राम है जो कि डिजिटली एक्सप्लेन करना है हेल्थ केयर क्या होता है, वो अलग है। ई हेल्थ इज़ डिफरेंट, डिजिटल प्रोग्राम है। बी क्या है, आई हेल्थ, ये तो लैब के लिए होता है। आई हेल्थ इज़ फॉर लैब प्रोसेस के लिए होता है। ऑप्शन सी एस हेल्थ, एस हेल्थ एक सैमसंग हेल्थिंग है, ये मोबाइल सारे मोबाइल प्रोग्रामिंग के हेल्थ केयर वो जो होते हैं वो सैमसंग हेल्थ केयर, ये तो टोटली डिफरेंट है। और डी, ऑप्शन डी आता है एम हेल्थ। तो एम हेल्थ क्या है, एम हेल्थ इज़ यूज फॉर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ सपोर्टेड, जो भी मेडिसिन की या फिर पब्लिक को हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो मोबाइल डिवाइस से दिया जाता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम फ़ोन का कैसे यूज़ करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं एक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ के द्वारा हेल्थ सपोर्ट कैसे करेंगे किसी को भी। तो ऑप्शन 21 का करेक्ट ऑप्शन डी है, मैंने बताया एम हेल्थ जो होता है ये होता है प्रैक्टिस मेडिसिन, जो कि पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए फ़ोन यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू हम पेशेंट को या फिर किसी को भी एक हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 22, which one of the following services are used as a means of promoting desired positive behaviors in community for health education। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सर्विस है जिससे हम हेल्थ केयर एजुकेशन, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी या फिर कम्युनिटी है वहाँ पे हेल्थ की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन से ऐसी सर्विसेज हैं जिससे हम एक पॉजिटिव बिहेवियर या फिर जितना भी डिज़ायर प्रमोटिंग है कम्युनिटी में हम हेल्थ एजुकेशन किस सर्विस के द्वारा दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है
ब्रोशर एंड बुकलेट्स, क्या हम ब्रोशर या बुकलेट्स को बांट के हम प्रमोट कर सकते हैं कि हमें हेल्थ केयर एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं? ऑप्शन बी, पोस्टर से है, क्या हम पोस्टर से प्रमोट कर सकते हैं? ऑप्शन सी, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब बोर्ड होता है जिसमें हम पोस्टर लगाते हैं। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि कोई भी का प्रचार करना हो, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन हो या फिर उसके बारे में हो, पॉजिटिव बिहेवियर हो, उसके लिए हमें ब्रोशर की भी ज़रूरत पड़ती है, बुकलेट भी बांटते हैं, पोस्टर्स भी लगाते हैं, बुलेटिन बोर्ड। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें सारे सर्विसेज की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अ नर्स नो दैट मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। इसमें अगर जैसे अगर नर्स को देखना हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है रिपोर्ट्स, तो वो कैसे देखेगी? पॉजिटिव एविडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये फैलता है, बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से एक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है मेनली, वैसे तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, पर मेनली वो लंग्स में होता है। वो लंग्स में फ्लूइड भर देता है जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो लंग्स में कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस। तो जो टीबी जो बीमारी होती है वो मेनली लंग्स में होती है। तो अब इसमें नर्स को पता लगाना है, कैसे नर्स पता लगा सकती हैं कि अ, उस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है, उसका पॉजिटिव एविडेंस कैसे होगा? ऑप्शन ए, पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट, स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्या स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो हम ट्यूबरक्लोसिस देख सकते हैं? क्या ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव होगा? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो लंग्स में, मेनली लंग्स में होता है। ऑप्शन बी देखेंगे, रेज्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस मेनली बैक्टीरियल होता है और वो लंग्स में होता है, तो ल्यूकोसाइट काउंट से हम नहीं देख सकते कि, क्योंकि ल्यूकोसाइट काउंट तो कभी भी बढ़ सकता है, किसी भी बैक्टीरिया में बढ़ सकता है, क्योंकि हमें मेन ट्यूबरक्लोसिस का देखना है कि उसकी बैक्टीरिया से क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस में मेनली लंग्स में होता है, तो ल्यूकोसाइट काउंट तो किसी भी बैक्टीरिया में बढ़ सकता है, तो वो ये ऑप्शन नहीं लगाएंगे। ऑप्शन सी, पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग, मतलब क्या एक्सरे जो हम देख रहे हैं उसमें पॉजिटिव निकला है? और ऑप्शन डी, सेप्टम कल्चर फाइंडिंग। अब इस क्वेश्चन को देखें, पॉजिटिव एविडेंस जैसे मैंने बताया ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में होता है, तो उसका पॉजिटिव एविडेंस ऑब्वियस लंग्स में जो भी हम देखेंगे वो लंग्स के ही रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन ए, स्किन टेस्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट काउंट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 23 का करेक्ट ऑप्शन इज सी, पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे। जब भी नर्स नेक चेस्ट एक्सरे को देखेगी तो उसमें जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वही मेन, उसी से देखेंगे कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 24, रोड टू हेल्थ कार्ड इज़ यूज्ड फॉर। अब रोड टू हेल्थ कार्ड, पहली बात तो रोड टू हेल्थ कार्ड ये चिल्ड्रंस केयर के लिए ही देखा जाता है, मेनली चिल्ड्रन हेल्थ केयर सेंटर्ड हेल्थ केयर होती है। रोड टू हेल्थ केयर किस लिए इज़ यूज फॉर, क्यों, किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए, मेजरिंग द साइज ऑफ रोड। ऑप्शन बी, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रेन। ऑप्शन सी, ग्रोथ मॉनिटरिंग एडल्ट्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो क्योंकि मैंने बताया रोड टू हेल्थ कार्ड ये चिल्ड्रन सेंटर्ड केयर होता है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन, मतलब हम चिल्ड्रन में ग्रोथ को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन या फिर आंसर क्वेश्चन 24 का करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है बी, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 क्या कह रहा है? अ पोस्टपार्टम पेशेंट वॉज इन लेबर। पोस्टपार्टम मतलब क्या होता है? पोस्टपार्टम होता है जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनका जब मतलब बच्चा जब बाहर निकल आता है, बेसिकली जब पैचुरेशन हो जाता है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है और बच्चा निकल जाता है बाहर, उसके बाद जो पेशेंट होता है उसको कहते हैं पोस्टपार्टम। तो इसमें लिया है अ पोस्टपार्टम लिखा है, अ पोस्टपार्टम पेशेंट वॉज इन लेबर पेन हो रहा था उसको 30 आवर्स, 30 आवर्स मतलब 30 घंटे से उसको लेबर हो रहा था, एंड हैड रप्चर्ड मेम्ब्रेन फॉर 24 आवर्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स बी अलर्ट। तो अभी क्योंकि नर्स के सामने एक प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, एक पोस्टपार्टम वुमेन है जो पहले 30 घंटे पहले से उसको लेबर पेन हो रहा है, और
24 आवर के बाद उसका जो मेम्ब्रेन है रप्चर हो जाता है। तो कौन सा मेम्ब्रेन रप्चर होगा उसके बारे में ही तो नर्स अलर्ट करेगी। तो ए है एंडोमेट्रोसिस, बी एंडोमेट्रोसिस, सी सेल्पिनोजाइटिस, डी पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबाइटिस फेलिबिटिस पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबिटिस। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ऑप्शन ए है एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में इन्फ्लेमेशन आता है। एंडोमेट्रोसिस ये एक यूट्रस की डिजीज़ ही होती है। और ऑप्शन सी में है सेल्पिंजाइटिस, ऑप्शन सी में सेल्पिंजाइटिस है, ये इन्फ्लेमेशन फिलोपियन ट्यूब में होता है। और डी जो है पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबिटिस, ये एक सिजेरियन कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब जब हम सी सेक्शन कट करते हैं प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जब हमें बच्चे को बर्थ देनी होती है, चाइल्ड बर्थ करना होता है, तो हम सी सेक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबिटिस। क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम पेशेंट थी वो 30 घंटे से लेबर में थी और 24 घंटे में उसका कोई मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तो अब किस लिए देखेगी नर्स? तो मैंने बताया एंडोमेट्रोसिस यूट्रस में होता है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रप्चर मतलब फटना, वो यूट्रस मेम्ब्रेन ही फटेगा। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट है, 25 का करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्योंकि बी ये यूट्रस की डिजीज़ है, इसका कोई लेना देना नहीं है पोस्टमार्टम और प्रीपार्टम से। जो सी है वो इन्फ्लेमेशन फिलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, यूट्रस मेनली उसके लोअर बॉडी में होता है। और डी इज़ फॉर सिजेरियन। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है एंड्रोमेट्रोसिस, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस।